सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी लोग। आज सभी लोगों के लिए मैं एकदम बहुत बढ़िया वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है, जिसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट रोड मैप दूंगा RUHS का, MMUET का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये बात कि भाई आपका सिलेबस कब तक पूरा होना चाहिए, और फिर आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, और बैकलॉग हो गया तो उसको कैसे कवर करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन जो आपके मन में आएंगे, अभी नहीं आएंगे, थोड़े दिन बाद में आएंगे, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया है। तो इन सब के जितना भी डाउट है, जो भी डाउट है, वो सब मैं भी क्लियर कर दूंगा। और आप बस इस बात को फॉलो कर लेना। 100% श्योरिटी दे रहा हूँ, आपके 90+ मार्क्स आएंगे। सो गाइस, ये अपना पूरा RHS का रोड मैप है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ। आपको एक एक चीज़ समझनी है, ठीक है। पूरी वीडियो देखनी, क्योंकि बहुत बड़ा रोड मैप है, आप समझ नहीं पाओगे। इसके ऊपर 100% गारंटी है। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, आपके 90 सुपर मार्क्स आएंगे, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, चाहे उसका दिमाग कैसा ही हो। बस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और आपने बैच चाहे विजय एजुकेशन से ले रखा हो, चाहे नर्सिंग एकेडमी से ले रखा हो, चाहे GS प्लेनेट से ले रखा हो, चाहे किसी और से ले रखा हो, ठीक है। या फिर आपने कोई एक्स स्टूडेंट हो PW के, ठीक है, कोई मतलब की बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात यह है कि आप इस रोड मैप को फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको ढंग से बताता हूँ, ठीक है। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं RHS प्रिपरेशन ऑफ रोड मैप, ठीक है। स्मार्ट प्लान, कंसिस्टेंसी स्टडी और टॉप रिजल्ट। तभी टॉप रिजल्ट मिलता है, तब आप रेगुलर स्टडी करो और स्मार्ट प्लान से करो। अगर आप ऐसे ही स्टडी करोगे तो कोई मतलब की बात नहीं है, ठीक है। वही है ना कि आप सेम फोर्स लगा रहे हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो फिर आप एक ही जगह रहोगे, क्योंकि वो कट जाता है। वही बात है। अब BSc नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सबसे पहले सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस है अपना 11th-12th PCB का है। अब देखो RHS का तो देखो 12th का ही है, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट है UPC नेट है, और काफ़ी है जिसके अंदर 11th का भी आता है। जैसे एम्स BSc नर्सिंग है, उसमें 11th-12th दोनों आता है। तो दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो, बायोलॉजी है 11th-12th, बायोलॉजी, उसके अंदर बॉटनी जूलॉजी दोनों आती है 11th-12th। केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और फिजिक्स के अंदर मैकेनिक, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, ठीक है। ये 11th-12th के सब्जेक्ट, 11th-12th के जो सब्जेक्ट हैं उनके अंदर जो चैप्टर है ना वो है, ठीक है। अब अपने को पढ़ना कैसे है, और ये फर्स्ट डे टू लास्ट डे ऐसे ही पढ़ना नहीं, फर्स्ट डे टू लास्ट डे ऐसे नहीं पढ़ना। मैं आपको जो जितने मंथ बताऊंगा उसके बीच में ही अपने को ऐसा पढ़ना है, क्योंकि अपने को काफ़ी सारे प्लान लेके चलने हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, स्टडी डेट, डेली स्टडी प्लान। स्टडी आपको 3 से 4 घंटे करनी है। ये सेल्फ स्टडी है। 3 से 4 घंटे आपकी जो क्लास होती है, मान लो आपकी 3 क्लास हुई है, ठीक, एक सुबह चली दोपहर में, और फिर थोड़ा 3 से 4 के आसपास ऐसे क्लासें चली। तो सबसे पहली बात कि भाई आपकी वो 3 क्लासें हो गई। उसके बाद में आपको शाम को घर पे जाके आपको 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, ज़रूरी है। MCQ 1 से 1.5 घंटे आप MCQ लगा लो, आधे आधे घंटे MCQ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको आधे आधे घंटे तीनों सब्जेक्ट MCQ लगा लेने हैं, ठीक है। और ये रिवीजन है, ठीक है। अभी ये रिवीजन है, ये रिवीजन स्टडी के अंदर ही आ गया। अब कोई टेंशन की बात नहीं, ये रिवीजन है, ये स्टडी के अंदर ही आ गया है, ठीक है। शो नोट्स एंड शॉर्ट नोट, ठीक है। तो आपको नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं यार, बनाने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे रिवीजन के बहुत काम आते हैं। तो आपको ये बनाने हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बस इंपॉर्टेंट फार्मूला है यही इसके अंदर लिखना है। RHS के लिए तो सफिशिएंट है। अगर नीट का होता तो उसमें थोड़ा हैवी लगता है, पर RHS सफिशिएंट है। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो मुझसे बोल देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। मेरे पास हर चीज़ के नोट्स बने हुए हैं, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और डेली टारगेट रखना है। डेली टारगेट ये है कि आज क्लास हो गई, आज मुझे इस टॉपिक के है ना इतने क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है। उस टॉपिक के इतने क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा, और जो गलत है उनको वापस देखना, उसी दिन वापस देख लेना, नेक्स्ट डे के लिए मत छोड़ना। समझ में आया? ये तो ये है। अब देखिए, अब अपने पास में 4 फेज आते हैं, 4 फेज। अब ये तो अपना हो गया कि भाई अपने को ऐसे अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है, लेकिन इसके बाद में अपने पास 4 फेज आते हैं। तब 4 फेज को आप कैसे स्टार्ट करोगे। जैसे आपकी स्टडी, आपने बैच लिया तो आपने स्टडी कैसे करी कि स्टडी आपने मई से स्टार्ट करी, ठीक है। तो इस जुलाई की जगह आप मई मान लेना, इस जुलाई की जगह आप मई मान लेना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करिए। तो NCERT 11th PCB कंप्लीट, इसका मतलब समझ रहे हो। इसका मतलब ये कि भाई आपको मई से सितंबर तक
11th कंप्लीट कर लेनी है। आपके टीचर से 11th कंप्लीट करा देंगे, आपको कर लेनी है। और हर एक दिन आपको ये 4 चीज़ या 5 चीज़ फॉलो करनी है। इसमें से आप ये हटा सकते हो शॉर्ट नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। ये आपको तब करना है तब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तब करना है, इसको आप हटा सकते हो। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है, क्योंकि आप उसको बार बार रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे। और एनसीईआरटी मस्ट बी इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी मस्ट बी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आपके नंबर नहीं आएंगे। आपको कितना ही शॉर्ट नोट्स लिखा ले, लेकिन एनसीईआरटी आपको पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी एक एक लाइन रगड़ लेना, क्योंकि आरएचएस के अंदर ऊपर से ही आता है। और एनसीईआरटी ओनली फॉर बायो की पढ़नी है और किसी मत पढ़ना। 50 से 100 MCQ डेली। 100 तो यार ज़्यादा हो जाएंगे, आप 50 MCQ डेली कर लेना हर सब्जेक्ट के। हर सब्जेक्ट है, जैसे कि केमिस्ट्री 50 कर लिया, बायो के 50 कर लिया और फिजिक्स के 50 कर लिए, ठीक है। अब आता है अपना फेज़ 2, ये आता है अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। हाँ, इसके जो फेज़ 1 है जिसमें अपन जुलाई लिख रहा है, लेकिन मई से मान लो फेज़ 1 है, इसके अंदर आपको हर संडे टू टेस्ट भी देना है। वो टेस्ट दे लिया तो उसी दिन उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करना मैं आपको बाद में बताऊंगा एनालाइज कैसे करते हैं, ठीक है। अब आता है अपन अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। यहाँ पर आपको 12th PCB कंप्लीट करनी है। 12th PCB कंप्लीट करनी है। अब जिसके पास मान लो ओनली फॉर PCB है, मतलब कि जिसके जो RUHS है, अब उसमें ओनली फॉर 12th ही है, तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। आपको ये जुलाई में 12th कंप्लीट कर लेना और फिर यहाँ आपको और प्रैक्टिस का टाइम मिल जाएगा, समझ आया। चैप्टर वाइज MCQ ये वही है, वीकली टेस्ट देना, वहाँ पर भी दे लेना, संडे टू संडे यहाँ पर भी दे लेना। शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशन, देखिए जो मैंने वहाँ कहा था यही यहाँ पर भी यही है। अब आप यहाँ से स्टार्ट कर देना, हर एक चैप्टर का रिवाइज करना और उसको शॉर्ट नोट्स एक पन्ने में लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर नहीं है, आराम से लिखा आ जाएंगे। बायो के तो शॉर्ट नोट्स बनाने भी नहीं है, बस फिजिक्स के बनाना है, केमिस्ट्री के तो फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। फेज़ 3 ये स्टार्ट होता है जनवरी से मार्च में। अब इस टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको कोई भी नए चैप्टर नहीं पढ़ने, आपका सिलेबस टाइम पूरा हो जाएगा। आप पीछे वाले जो चैप्टर उनको बार बार रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और टेस्ट दो। ये 3 करना और नथिंग मोर देन, इससे ज़्यादा कुछ मत करना। PY को देख लास्ट 10 ईयर के PY को कर लेना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। टॉपिक वाइज टेस्ट दो और 2 फुल मॉक टेस्ट दो। मेरे हिसाब से अगर आपका टॉपिक वीक है तो टॉपिक वाइज टेस्ट देना। अगर टॉपिक वीक नहीं है, अगर आपको जानना है कि प्रिपरेशन कैसी है, तो आप फुल मॉक टेस्ट दो। फुल मॉक टेस्ट मतलब फुल सिलेबस वाला, ठीक है। और जो आप टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे ना, उससे आपके वीक टॉपिक है वो आपको पता लग जाएंगे, तो उनको आप उन्हीं को पढ़ना, पूरा चैप्टर मत पढ़ना, उन्हीं को पढ़ना जिससे वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। अब है फेज़ 4, ये आपका स्टार्ट होता है मार्च तो हो गया, अप्रैल और मई। आपका एग्ज़ाम आई थिंक मेरे हिसाब से मई में होता है, अप्रैल मिल जाएगा, मई मिल जाएगा। अब देख लीजिए आपको टाइम कितना मिल रहा है, ठीक है। फुल सिलेबस यहाँ पर भी रिवीजन हो गया था आपका, एक बार यहाँ हो गया था, एक बार यहाँ हो गया, ठीक है। अब ये तीसरी बार रिवीजन चल रहा है आपका, आपको दिमाग में सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। ये तीसरी बार आपका रिवीजन चल रहा है अभी क्या, फुल सिलेबस रिवीजन, मतलब जो जितना था आपने पूरा रिवीजन कर लिया, उसके बाद टेस्ट तो वो दे रहे हो आप, शॉर्ट नोट्स प्लस फॉर्मूले। अब आपको रिवाइज कैसे करना है, ऐसे नहीं पूरे चैप्टर लेके बैठ जाओ, आपको जो शॉर्ट नोट्स आप पीछे बना रहे हो ना, उन्हीं शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करना है। अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट, अल्टरनेट मतलब एक दिन आपने मॉक दे दिया, फिर एक दिन छोड़ दो, फिर एक दिन दे दो, फिर एक दिन छोड़ दो। आप अल्टरनेट डे ना दे के भी आप ये कर सकते हो कि एक हफ्ते में आपने 3 मॉक टेस्ट दे दिए, ऐसे कर सकते हो आप, दो दिन छोड़ के। एनसीटी लाइन बाय लाइन वो तो मैंने आपको पीछे बता दीजिए, फोकस ऑन स्कोर। उसके बाद आप देखना आपका स्कोर कितना आ रहा है, गारंटी है आपका स्कोर समथिंग 80 to 85 आ रहा होगा, ठीक है। आपने बोला कि आप 90 के लिए बोलोगे, अरे यार 90 मतलब ये कि भाई यहाँ पर आपका इतना आ रहा है तो वहाँ पर आपका 90 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ बनता है, समझ में आ रहा है। तो बस आप अपनी बात से हिलना मत, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग होंगे, ये किताब ले लो, वो किताब ले लो, इससे पढ़ लो, लेकिन आप किसी को भी मत चूज़ करना, जो मैं बता रहा हूँ उसी से पढ़ना, जो आपके पास सफिशेंट मटेरियल है उसी से, ठीक है। ये रहा, अब ये देखिए, अब ये है चैप्टर वाइज स्टडी। चैप्टर मतलब अपन हर सिंगल चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी प्लस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडरस्टैंड, ये बायो के लिए है, ठीक है, बायो के लिए, क्योंकि फिजिक्स में तो आपके नोट्स है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, केमिस्ट्री में भी यही है, ठीक है। बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके अंदर अंडरलाइन करो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, इनके अंदर की पॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, उस पॉइंट को अंडरलाइन करो, ठीक है, और उसको समझो। हर चैप्टर को आपने ऐसे पढ़ना है, ऐसा नहीं कि रेड मार लिया आपने पढ़ लिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। और आपको चैप्टर वाइज MCQ
प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो आपकी कोचिंग वाले वो DPP देंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। तो आपको वही प्रैक्टिस करना है, चैप्टर वाइज MCQ। उसके बाद में फिर वीकली टेस्ट जो मैंने आपको ऊपर बता दिया था, ठीक है। उसके बाद फुल मॉक टेस्ट वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। एनालाइज कैसे करना है ये मेन बात है, ठीक है। एनालाइज में चलो इसमें बताऊंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। एनालाइज में ये करना है कि जैसे आपका पेपर है, आपके बायो में आपने क्वेश्चन गलत किया है, तो क्वेश्चन गलत कर लिया आपने, क्वेश्चन गलत हो गया। अब उस क्वेश्चन देखो पहले कौन से टॉपिक का है, ठीक है। उसके अंदर आपने टॉपिक देखा कौन से टॉपिक का है, टॉपिक के बाद में आप ये देखो उसमें गलती क्या हुई है, मतलब कौन सी चीज़ में गलती हुई है, उस चीज़ को पकड़ो, ठीक है, और उसको लिखो। जैसे ये क्वेश्चन नंबर है बायो के अंदर, ये गलत हो गया। अब आप दिमाग में रखना, उसका आंसर देख लेना, दिमाग उसका आंसर उस क्वेश्चन का आगे लिख लेना सही वाला, और दिमाग में रखना कि हाँ भाई अगली बार मैं ये गलती नहीं करूँगी, अगली बार ये वाली गलती मैं नहीं करूँगी, और ये नहीं करूँगा, और यहाँ से नंबर मैं बढ़ाऊँगी, कम नहीं करूँगा। सॉरी यार, ये लड़की पत्नी क्यों बोल रहा हूँ। एरर नोटबुक, ये एरर नोटबुक यही आ गई जो मैंने कहा एनालाइज करके आपको जो लिखना है ना, वो एरर नोटबुक ही है, ठीक है। ये डेली टारगेट से ये आपके, और ये इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना, डेली टारगेट देखिए PCB फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट करना है 100+। जब डेली टारगेट, जब आपका वो हो जाएगा ना, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और जब आपको लगेगा मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो आप ये सब चीज़ कर लेना कि 1 टेस्ट एटलीस्ट 1 डे, रिवीजन मस्ट, डिसिप्लिन इसकी। देखिए ये तो सिंपल सी बात है, डिसिप्लिन में तो आपको रहना पड़ेगा, वरना सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चक्कर में जाते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें। मैं एक चीज़ को डायरेक्ट टारगेट नहीं कर रहा, बाकी आप समझदार हो, पढ़ाई से अलावा कुछ मतलब ना आपका गोल है, वरना ड्रॉप लग जाएगा। ड्रॉप बहुत बुरी चीज़ होती है, मैं आपको कैसे समझाऊंगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टिप्स, बी कंसिस्टेंट, डोंट कंपेयर। हाँ, आपके जो मार्क्स है, आपके दोस्त के जो मार्क्स है, उसको कंपेयर कभी मत करना। हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, हर किसी की स्ट्रेटजी अलग होती है, लेकिन हाँ कंपेयर मत करना। लेकिन ये ट्राई करना है कि हाँ भाई आप अच्छा करो, हर एक डे टू नेक्स्ट डे अच्छा करो, ये ट्राई करना है, ठीक है। अपने प्लान में ट्रस्ट करना, और हार्ड वर्क आपको हमेशा पे करता है, समझ आया। आपका हार्ड वर्क हमेशा आपको सफलता दिलाएगा, लेकिन ये स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी होता है, ठीक है। आप अब देख लिए, अब आप ये सब पढ़ोगे तो उसमें आपका क्या क्या कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। NCERT 3 से 4 टाइम कंप्लीट हो जाएगी, शॉर्ट नोट फॉर्मूला बन जाएंगी, PYQ रिपीटेड हो जाएंगे, PYQ आप कर लोगे, हाई वेटेज टॉपिक आप पढ़ लोगे, और माइंड मैप्स डायग्राम दिमाग में लगाना, यार ये डायग्राम यहाँ पर रटना मत, समझना ये डायग्राम यहाँ पे, तो अपन को यही याद होगा वहाँ पर। लेकिन ठीक है, IUCH के अंदर तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता, समझ में आ रहा है। सो मैं दुआ करूँगा कि आपको जो आज मैंने बताया आप लास्ट डे तक यही करना, और उसके बाद में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो तब आप मेरे को बोलना, ठीक है। और अगर आपको कोई भी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़, आपका भैया जिंदा है, आप मैसेज करिए, आपको वीडियो नेक्स्ट डे मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। यार आप सब्सक्राइब नहीं करते, इस बात का दुख होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके बाय, टाटा, सी यू, लव यू।